आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर बिहेवियर में कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस। कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस में कंज्यूमर जब डिसीजन लेता है तो उसके कौन कौन से स्टेजेस हैं। प्रोसेस लेने के समय उसे कौन कौन से स्टेप बाय स्टेप वर्क करता है या उसके माइंड में जो चीज़ें चलती रहती हैं उसी को हम कहते हैं स्टेजेस ऑफ कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस, जो हमारी हैं प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन, इंफॉर्मेशन सर्च, इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव, परचेज डिसीजन, परचेज और पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन। ये 6 स्टेजेस हैं जो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप कंज्यूमर डिसीजन में हेल्प करती हैं। फर्स्ट हमारी इसमें है प्रॉब्लम रिकॉग्नाइशन। प्रॉब्लम रिकॉग्नाइशन यानी जब हम किसी प्रॉब्लम को हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमें कोई सामान लेना है और हम ये सोचते हैं कि अब हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, यानी हम अवेयर हो गए उस नीड से। तो यहाँ पर जब हम अवेयर हो जाते हैं, जब हमारी नीड की अवेयरनेस बढ़ जाती है, तब हम ये देखते हैं कि एक्चुअल में जो डिज़ायर्ड है और जो एक्चुअल कंडीशन है उसमें क्या डिफरेंस है। कई बार हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारी डिज़ायर्ड जो भी हमारी स्टेज होती है, डिज़ायर्ड हमारी जो भी इच्छा होती है वो अलग है, लेकिन जब एक्चुअल कंडीशन कई बार सेम नहीं हो पाती। जैसे हमें कार लेनी है, हमें ज़रूरत भी है, बट हमारी डिज़ायर तो करती है कि हम कार लें, 4 व्हीलर लें, लेकिन एक्चुअल कंडीशन उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती। तो हम एक्चुअल में हमारी ज़रूरत के लिए हमें अवेयर होना पड़ता है। साथ ही डिफेक्ट इन असॉर्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट। कई बार जो प्रोडक्ट है वो उतना ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल नहीं है, एक तरह से उसका जो क्लासिफिकेशन है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मार्केट में प्रॉपर नहीं है। मार्केट में उस प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन की कमी है, तो ये भी हमारी प्रॉब्लम पर बेस्ड होती है। सेकेंड इसमें आता है इंफॉर्मेशन सर्च। जब हम इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, यानी हमने प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज कर लिया, हमें ज़रूरत पता चल गई कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन अब हम उस ज़रूरत के हिसाब से सर्च करेंगे। तो सर्च जो होती है वो हमारी 2 तरह की होती है। एक आती है इंटरनल सर्च जो हम मेमोरी में करते हैं, यानी हम अपने दिमाग में सर्च करते हैं। हाँ, हमने प्रॉब्लम सोच ली, अब हमें क्या लेना चाहिए, क्या ये सही है, हम क्या इसके बिना नहीं हो पाएगा, ये हमारी मजबूरी है, या कुछ भी। मतलब हमारा माइंड में, हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, येस और नो की बातें हमारे दिमाग में चलती रहती है, तो वो हमारी इंटरनल सर्च है। सेकेंड आता है एक्सटर्नल सर्च। एक्सटर्नल सर्च यानी हम अपने दिमाग के अलावा, अब हमने डिसाइड कर लिया हाँ ठीक है हमें लेना है, सामान लेना है, अब उसके बाद हम एक्सटर्नल सर्च करेंगे। हम अपने आसपास के लोगों से डिस्कस करेंगे, सोशल मीडिया में उस चीज़ को सर्च करेंगे, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, अगर हमारा कुछ इस तरह के प्रोफेशनल हमारी टर्म्स है तो हम उससे रिलेटेड लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, और हम एडवर्टीज़मेंट को देखेंगे, सोशल मीडिया की हेल्प लेंगे। नेक्स्ट हम फ्रेंड्स, नेबर्स और रिलेटिव्स की हेल्प ले सकते हैं, उनसे हम बातचीत कर सकते हैं कि हाँ हमें ये सामान लेना चाहिए, इसका फीडबैक क्या है, ये सही रहेगा या नहीं। इसके अलावा अदर एक्सटर्नल लिंक्स भी हैं जिन लिंक्स को हम यूज़ कर सकते हैं, सच एज़ हम किसी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, जिस प्रोडक्ट को हम लेना चाह रहे हैं उस प्रोडक्ट के बारे में हम सर्च करके देख सकते हैं। तो ये सारी हमारी एक्सटर्नल सर्च होंगी, और उन एक्सटर्नल सर्च से हमें पता चल जाएगा कि हमें जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी वो मिल गई है। थर्ड इसमें आता है इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव। जब हम सर्च करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हमें एक ही प्रोडक्ट मिले, हमें कई बार बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स मिल जाते हैं। कि अगर हमें कार लेनी है तो कार से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। तब हम ये देखते हैं कि उन ऑल्टरनेटिव्स में हमें इवैल्यूएट करते हैं कि कौन सा हमारे जो सोच है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से सही होगा। तो इसमें हमें देखना होता है कि हमारी इफ़ेक्टिव चॉइस क्या है। अब हो सकता है हमारी चॉइस जो है वो कंज्यूमेटरी मोटिव्स हों, दैट मीन्स हम उसे कंज्यूम करने के लिए हमारा मोटिव है कि हम उसको इस्तेमाल करेंगे, हम उसे कंज्यूम करेंगे। दूसरा हमारा इंस्ट्रूमेंटल मोटिव्स हो सकता है कि नहीं, मेरे फ्रेंड के पास कार है तो मुझे भी कार लेनी है, मुझे ज़रूरत नहीं है लेकिन हाँ मुझे, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने ली है तो इसलिए मुझे भी लेनी है। इसका मतलब मुझे सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंटल मोटिव है कि हाँ मुझे उसको रखना है, ज़रूरत चाहे मुझे हो या ना हो। तो ये हमारी इफेक्टिव चॉइस होती है कि हमारी कौन सी चॉइस है।
दूसरा इसमें आता है एटीट्यूड बेस्ड चॉइस। कई बार हम देखते हैं हमारा एटीट्यूड भी हमारे बहुत सी चॉइस पर असर डालता है। जैसे हमारा इम्प्रेशन हो सकता है, हम किसी अदर पर्सन पर इम्प्रेशन डालना चाह रहे हों, किसी को हम इम्प्रेस करना चाह रहे हो, या हमारा इंट्यूशन है कि कोई हमसे जेलस करे, ये भी हम कह सकते हैं, या किसी भी तरह की बातचीत हो सकती है जो हमारे एटीट्यूड बेस्ड चॉइस हो सकती है। थर्ड इसमें आता है एट्रीब्यूट बेस्ड चॉइस। कई बार हम एटीट्यूड भी नहीं है, अफेक्टिव चॉइस भी नहीं है, लेकिन हम एट्रीब्यूट बेस्ड चॉइस भी देख सकते हैं। इसका मतलब है कि हमने उस प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत सारे एट्रीब्यूट्स देखे, हमने रिसर्च की, ये इससे कंपेयर किया, और हमने कुछ डाटा एनालाइज किया, कुछ डाटाज हमने स्टडी करे, जिससे हमें पता चला कि हाँ, हमने जो डिसीजन लिया है, रेटिंग भी इसकी बहुत अच्छी है, लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं, रिव्यूज़ भी इसके अच्छे हैं। यानी हमने क्या किया, हमने उससे रिलेटेड डाटाज को कलेक्ट किया, और उसे हम कहेंगे एट्रीब्यूट बेस्ड चॉइस। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो हमारा आएगा फिर परचेज डिसीजन। अब हमने जब इवैल्यूएशन कर लिया, सब चीज़ कर ली, अब हमने डिसीजन लिया कि हाँ, हम इसे परचेज़ कर लेंगे। तो हमने जितने भी बाइंग ऑल्टरनेटिव्स लिए, हमने उन सबको देखा। उसमें हमने देखा कि उसमें हमारा प्रोडक्ट कैसा है, उसका पैकेज क्या है, स्टोर क्या है, ये सब चीज़ें हमने देखा ना। जैसे अब हमें कार लेनी है, कार में हमने देख लिया कि हाँ, हमें कौन सा लेना है, कौन सी कंपनी की लेनी है। अब हम उस प्रोडक्ट कहाँ पर अवेलेबल है, उसकी हमें उसमें कौन सी अच्छी फैसिलिटी हमें प्रोवाइड हो रही है, हमारा मेथड ऑफ परचेज़ क्या है, कौन से स्टोर से हम लेंगे, हम उसे पैकिंग कराएंगे या क्या करेंगे, मतलब हर चीज़ हमारी उसमें इंक्लूड होती है कि परचेज़ डिसीजन हम किस तरह से लेंगे। नेक्स्ट आता है परचेज़। कई बार ऐसा हुआ है कि परचेज डिसीजन और परचेज में फ़र्क आ जाता है। ये डिसीजन टू डिसीजन इसमें डिफरेंस आ जाते हैं। ये कब होता है? ड्यू टू परचेज अवेलेबिलिटी। कई बार हम जो सामान खरीदने के लिए सोच के जाते हैं, बिल्कुल हमने माइंड सेट कर रखा है, लेकिन स्टोर पर पहुंचते ही हमें पता चलता है कि वो सामान अभी नहीं है, या तो कुछ समय के बाद आएगा, या आपके पास कुछ और ऑल्टरनेटिव्स अगेंस्ट आपके सामने रख दिए जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कई बार परचेज डिसीजन परचेज से चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन। जब हमने परचेज कर ली, डिसीजन हो गया, अब हम सामान को खरीदने के बाद तब हम इवैल्यूएट कर रहे हैं कि अब हमने क्या खरीदा, उसका आउटकम हम निकालते हैं। जैसे होता है ना कि कोई सामान हमने यूज़ करने के बाद हम देखते हैं हाँ, ये अच्छा रहा या नहीं रहा, यानी हम सेटिस्फाई हुए या हम डिससेटिस्फाई हुए। तो सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन हमारे आउटकम होते हैं। अगर सेटिस्फेक्शन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर डिससेटिस्फेक्शन है तो फिर हमारे पास कॉन्जिटिव डिसोनेंस आते हैं कि हाँ, कि कौन से, एक होता है ना कि हमारे मन में जो व्यूज़ को लेकर डिफरेंसेस चलते हैं कि हाँ, ये अच्छा हो भी सकता है, जैसे हम कहते हैं ना मतभेद, कि हम कोई सामान लेते हैं तो हमारा 50-50 माइंड होता है कि ये सामान अच्छा निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता। तो ऐसी कंडीशन में हम खुद से ये बात करते हैं कि क्या है एक्चुअल में इसका आउटकम क्या है। तो फिर हम देखते हैं कि क्या हमने ये सही डिसीजन ले लिया। एक्चुअल में हम सामान को ख़रीदने के बाद भी कई बार सोचते हैं कि हमने जो सामान खरीद लिया कि क्या वो सही था, ऐसा तो नहीं हमारा डिसीजन ख़राब हो गया, ऐसा तो नहीं कि हमारे पैसे वेस्ट हो गए। तो ये चीज़ हम अपने अंदर ही, हम अपने मन में ये चीज़ सोचते हैं, और कई बार उस सामान को यूज़ करने के बाद भी हम इस आउटकम पर पहुंचते हैं। और कई बार ये जो आउटकम होता है, ये वारंटीज़, आफ्टर सेल कम्युनिकेशन के बाद कम भी हो जाता है। कई बार हम किसी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होते, लेकिन जब हम उसका सामान खरीद लेते हैं तो उसकी जो कमियां हैं, वो कमियां कई बार वारंटी को देखकर हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, वारंटी तो है, या आफ्टर सेल कम्युनिकेशन को देखकर भी हम, या सुनकर बातचीत करके, आफ्टर सेल सर्विसेज को यूज़ करके हम कई बार उस चीज़ से फिर धीरे धीरे सेटिस्फाई होना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारा पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन है। तो ये 6 स्टेजेस हैं जो कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं।